हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अवर रीडिंग सेशन नंबर 14। हमने लास्ट सेशन में जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं कैलकुलेट करने के, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इन सब बारे में डिस्कस किया। जो हमने इस चैप्टर का फर्स्ट सेशन लिया था, उस फर्स्ट सेशन में हमने दो मेथड्स देखे थे, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड। दोनों ही मेथड से अल्टीमेटली आंसर सेम आना चाहिए, बिकॉज एक इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। आइडियली दोनों सेम होंगे एक्सेप्ट अ फ्यू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो हमारे दोनों मेथड से आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना चाहिए। तो हमने उसे बहुत ब्रीफ में देखा था, बहुत ही बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि इनकम अप्रोच में ये सब ऐड करो और जो हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसमें ये ऐड करो, जिसमें हमने कहा था एक्सपेंडिचर अप्रोच में आता है जीडीपी, जबकि इनकम अप्रोच में आता है नेशनल इनकम। उनके बीच में कुछ फर्क होता है, कुछ लिंक होता है। उन सब बातों को हम यहां डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच इन डिटेल। जिसे कंप्लीट करने के बाद दो टर्म्स और देखेंगे, व्हाट इज पर्सनल इनकम एंड व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारा इस सेशन का एजेंडा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल सेशन, जिसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच से। एक्सपेंडिचर अप्रोच में जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है एट मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर्स लिए जाते हैं। अब जैसे मैं मार्केट में ये मार्कर खरीदने जाऊंगा एक हाउस होल्ड की तहत से, तो ये मार्कर जब मैं खरीदूंगा 100 रुपए में, तो वो 100 रुपए उसका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो टैक्सेस और सब्सिडीज को सेट करने के बाद होता है। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। किसी भी सामान का फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब वो रेट जिस पे कोई प्रोड्यूसर उसे बेचना चाहता है। लेकिन फिर देश में होती है सरकार, और सरकार कहती है कि नहीं, ये दाम पे नहीं बेचोगे, जिस दाम पे हम कह रहे हैं वो दाम पे बेचोगे, क्योंकि उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है टैक्सेस और सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करता हूं, कुछ वेजेस इनकर किए, कुछ रेंट इनकर किया, इंटरेस्ट इनकर किया और प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा। 4 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए के वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 10 रुपए में मैंने ये मार्कर तैयार करके मार्केट में बेचना चाहता हूं। सो 10 रुपए इसकी फैक्टर कॉस्ट है, यानी एक तरीके से 10 रुपए की फैक्टर इनकम हुई है लोगों की। किसी की वेजेस हुई है, किसी की रेंट हुई है, किसी की इंटरेस्ट हुआ है, किसी का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है रुको, आप 10 में नहीं बेचोगे। हमने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोले 12 में बेचो। हम बेचना 10 में चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उसको 12 में बेचने को बोला गया। ये जो 2 रुपए है, ये 2 रुपए होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वो टैक्स जो कंज्यूमर से हमें लेना है, एक मैन्युफैक्चरर को, एक प्रोड्यूसर को और गवर्नमेंट को देना है। तो मतलब 12 रुपए लेंगे अब हम कंज्यूमर से, 10 अपने पास रखेंगे और 2 गवर्नमेंट को दे देंगे, जिसका बर्डन तो कंज्यूमर पे ही आया, लेकिन कलेक्ट हमने किया। तो 10 रुपए की चीज 12 की हो गई। ये जो फैक्टर कॉस्ट था वो 10 रुपए था और 12 जो था वो मार्केट प्राइस था, जो 2 रुपए है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन हर सामान पे टैक्सेस लगाई जाती हैं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सामानों को तो सस्ता करने की कोशिश की जाती है, जिन पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने जब नेचुरल मोनोपोली पढ़ा था तो इलेक्ट्रिसिटी और रेलवेज वगैरह में हमने सब्सिडीज की बात की थी, और यहां पर तो हम पूरा मैक्रो देख रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो मैं 10 में बेचने जा रहा हूंगा, गवर्नमेंट बोलेगी रुको 9 में बेचो, 9 में बेचो, 1 रुपए कम कर दो। तो मैं कहूंगा पर मुझे 10 में बेचना है, मेरे को तो 10 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, मुझे तो 10 चाहिए। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, तुम 9 में बेचो, कंज्यूमर से 9 लो, 1 रुपए हम देंगे। वो 1 रुपए गवर्नमेंट दे देगी तो मेरे तो 10 रुपए मुझे मिल जाएंगे। लेकिन लोगों से मार्केट प्राइस क्या चार्ज हुई? 9, जबकि एक्चुअली में उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या थी? 10। यानी सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट में से हटाई जाती है तो मार्केट प्राइस आता है। यानी नेट फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्स हटाइए, सब्सिडीज जोड़िए, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, फैक्टर कॉस्ट जो 10 रुपए का था उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़िए, सब्सिडीज हटाइए, तो मार्केट प्राइस मिलेगा। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन करता है, और जो हमारा इनकम होगा वो फैक्टर कॉस्ट पे करेगा, फैक्टर इनकम पे करेगा। दैट इज वाई दोनों के जो नंबर्स आएंगे उनमें कुछ डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा वो हम एडजस्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू। इसीलिए आपको दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर अप्रोच में जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम की तरफ जाना है, इस नंबर से इस नंबर की तरफ जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हटाना होगा और सब्सिडी जोड़ना होगा। अगर इधर से इधर आना होगा
तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते और सब्सिडी घटाते। तो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे आता है? तो हमने कहा था 4 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज फॉरेन सेक्टर। जितना भी कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स करते हैं, खाने पीने की सामान खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, ये सब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं बाय द हाउसहोल्ड, जिसे हम बुलाते हैं सी। वो ले लोगे पहले आप। फिर गवर्नमेंट जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जो हमने कहा था फर्स्ट सेशन में कि एट कॉस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो सैलरी देती है आर्मी को, जो पुलिस वालों को देती है, जो रोड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए खर्चे करती है, ये सब जितने भी खर्चे करती है वो सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, तो एक तो होता है कंजम्पशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड्स। बिजनेसेस कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरीज परचेज करते हैं जिनसे फर्दर प्रोडक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें जब फर्म्स ऐसा करती है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जब ऐसा करती है तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी तो बनवाती है फ्लाईओवर, हाईवे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे, ये सब तो कैपिटल गुड्स होते हैं, ये सब कंजम्पशन थोड़ी होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। इसीलिए कितनी बार कुछ कंट्रीज में तो ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है वो यहां रखा जाता है कि गवर्नमेंट वाला पूरा एरिया एक साथ हो जाए, और इसे बुलाया जाता है जीसी, गवर्नमेंट कंजम्पशन, और इसे बुलाया जाता है जीआई, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो सब एक साथ रखा है, चाहे वो फर्म्स करे या फिर वो गवर्नमेंट करे, हमने उन दोनों को साथ में रखा है। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट विल मेक अप द कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा चेंज इन इन्वेंटरी भी ऐड किया जाता है। व्हाट इज चेंज इन इन्वेंटरी? चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लॉजिक बता देता हूं। जो सामान साल के दौरान प्रोड्यूस हुआ लेकिन बिका नहीं, वो भी जीडीपी का पार्ट होता है। अनसोल्ड स्टॉक lying with a trader or a manufacturer or whomsoever who is a firm is also a part of the GDP of that year। क्योंकि मैंने समझो मार्कर्स प्रोड्यूस किए, मार्कर्स प्रोड्यूस कर लिए लेकिन वो अभी तक बिके नहीं, पर प्रोड्यूस तो इसी साल हुए, और जीडीपी की डेफिनेशन कहती है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। भले बिके नहीं तो इट इज नॉट सोल्ड बट इट इज प्रोड्यूस्ड। जो भी चीज प्रोड्यूस होती है वो इंक्लूड की जाती है, तो जो भी स्टॉक में पड़ा रह गया हम उसे इंक्लूड कर दें, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनेगा, और जब अगले साल ओपनिंग बनेगा और सेल होगा तो सेल में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगले साल फिर से काउंट हो जाएगा अगर हमने उसे नहीं हटाया। इसीलिए हर साल हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होकर लास्ट ईयर की जीडीपी में आ गया है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी अल्टीमेटली चेंज इन इन्वेंटरी इज द पार्ट ऑफ जीडीपी, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बिजनेसेस की इन्वेंटरी होती है, हाउसहोल्ड्स की तो होती नहीं है, बिजनेसेस की इन्वेंटरी होती है, इसलिए हम इस एरिया में इसे कवर करते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो आई है दैट इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इन्वेंटरी, जिसमें ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये सब कैपिटल गुड्स है। ये तो कैपिटल गुड्स नहीं है, पर ये दोनों कैपिटल गुड्स है। और कैपिटल गुड्स पे क्या होता है? डिप्रिसिएशन। There is a depreciation that is incurred on capital goods। अगर मैंने डिप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया है तो जो नंबर आएगा वो ग्रॉस है, ग्रॉस। लेकिन अगर उस ग्रॉस में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं, जिसे हम बुलाते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज वेयर एंड टेयर की वजह से कैपिटल कंज्यूम होगा, कैपिटल यूज होगा, तो इस तरीके से हम जो डेप्रिसिएशन है उसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा यहां जो नंबर निकलता है वो ग्रॉस निकलता है, क्योंकि हम पूरी की पूरी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो लेते हैं, पर उसमें से साल के दौरान जितना वेयर एंड टेयर हुआ, जब आप उसे हटाओगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हटाओगे, तो आप नेट की तरफ जाओगे। जो इनकम अप्रोच में नेशनल इनकम निकालते हैं वो हम नेट पे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन के बाद वाला नंबर होता है। इसीलिए अगर आप एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी या एमपी निकाल रहे हो और आपको नेशनल इनकम पे जाना है, जो इनकम अप्रोच के हिसाब से जो हम देखेंगे, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन घटाना होगा जो इस पोर्शन पे होगा, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा भी, क्योंकि दोनों अप्रोचेस अलग हैं, कई बार छोटे मोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। स्टैटिस्टिकल इतने बड़े देश में आप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ना कुछ तो एरर्स रह जाएंगे। उन एरर्स को एडजस्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नंबर प्लस या माइनस एज द केस में भी
वो कर लेते हैं। तो ये तो सिर्फ एक बैलेंसिंग नंबर है। आज आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ एरर्स तो रह ही जाएंगे ना। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। तो छोटी मोटी गलतियां देश के नंबर्स निकालते वक्त भी होगी, तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जीडीपी एंड एमपी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड लिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट लिया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिया बाय बिजनेस, बाय गवर्नमेंट एंड चेंज इन इन्वेंटरी। लास्ट में लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका लॉजिक हमने देख लिया था। एक्सपोर्ट्स बना अपनी कंट्री में, बना अपनी कंट्री में है और फिर बाहर हमने भेजा है। तो अपने लोगों ने खर्चा नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया, अपने हाउस होल्ड से नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया, पर बना तो अपनी कंट्री में, तो एक्सपोर्ट्स में लोगे। और इंपोर्ट्स खर्चा अपने लोगों ने किया है, जो यहां आ गया होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, लेकिन वो बना तो बाहर के देश में, अपने देश में नहीं बना। एंड व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री एज पर डेफिनेशन वही आता है। तो इंपोर्ट्स हटा दिया जाता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके नेट एक्सपोर्ट्स अल्टीमेटली ऐड किया जाता है। इस तरीके से हमारा जीडीपी एंड एमपी का फॉर्मूला तैयार होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, which is a standard word used across the world। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरी दुनिया में जनरली इस्तेमाल किया जाता है with certain modifications, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। अब अगर हम इंडिपेंडेंटली इनकम मेथड देखें, तो इनकम मेथड का स्टाइल क्या है? सारी फैक्टर इनकम को जोड़ दो, सारी फैक्टर इनकम को जोड़ो। तो हमने फैक्टर इनकम को तीन मेन पार्ट्स में तोड़ दिया। एक कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय व्हिच इज नथिंग बट वेजेस, जो आप लेबर को देते हो। तो लेबर को आप क्या क्या देते हो? एक देते हो वेजेस एंड सैलरीज, चाहे वो कैश फॉर्म में दो या काइंड फॉर्म में दो, दोनों में से कुछ भी हो, चाहे कैश फॉर्म हो या फिर काइंड फॉर्म। दूसरा होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। जैसे कि मेरे यहां कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसे मैं 10 लाख रुपए देता हूं, वो तो उसकी वेजेस एंड सैलरीज हो गई। उसके अलावा उसके प्रोविडेंट फंड के खाते में उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए और 4 लाख डाल देता हूं। उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए तो डाल आज ही देता हूं, काम उसने किया इसलिए उसके खाते में डाल दिया। तो 10 लाख वेजेस एंड सैलरीज हो गए एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 4 लाख। 14 लाख इज द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये वेजेस वाला, लेबर वाला पूरा पोर्शन हो गया। दूसरा, लैंड के सामने दिया जाता है रेंट, कैपिटल लोन के सामने दिया जाता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव यू ऑपरेटिंग सरप्लस। किसी को अपना सामान इस्तेमाल करना रेंट, पैसा इस्तेमाल करने देना इंटरेस्ट, मेहनत करना उससे प्रॉफिट्स कमाना कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स यानी यहां से जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस होती है, जो इनकॉर्पोरेटेड होती है, वही इंक्लूड किया जाता है। इन्हें जोड़ते हैं तो हम इन्हें बुलाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और फिर कोई भी फैक्टर इनकम, अदर कोई भी फैक्टर इनकम जो बच गई वो यहां आ जाएगी, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है, उसके कोई भी प्रॉफिट्स है, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, अपना खुद का बिजनेस करता है, कोई कॉर्पोरेट फॉर्म में नहीं करता, वो मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। दिस इज बेसिकली रेसिडुअल। जिसका कोई नहीं होता उसका मिक्स्ड इनकम होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो इन चारों जगहों में से कहीं नहीं गया। तो सारी फैक्टर इनकम्स को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और ऐड करके जिस पे पहुंचते हैं दैट इज नेशनल इनकम। अब इनकम अप्रोच से निकला नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच से निकला जीडीपी एंड एमपी। तो हमारा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसीलिए आपका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल गिव यू जीडीपी एंड एमपी। अगर वहां से वहां आ रहे हो, इसीलिए मैंने साइंस घुमा दी, और अगर यहां से यहां जा रहे हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस यू विल गेट नेशनल इनकम, जिसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एक एरर्स एंड ओमिशन वाला नंबर होता है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच वर्क करता है। इनके अलावा हम दो टर्म्स और डिस्कस करते हैं, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम? हाउसहोल्ड्स की जितनी भी फैक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम होती है उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं। मैंने कहा फैक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम, मतलब हाउसहोल्ड्स को सैलरी वगैरह मिली होगी, हाउसहोल्ड्स को वो लोगे आप, हाउसहोल्ड्स को इसमें से जो भी रेंट और इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा वो लोगे आप, प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आई होगी, हाउसहोल्ड्स को जो भी मिक्स्ड इनकम मिला होगा वो लोगे। पर यहां से जो भी इनकम आएगी वो तो सिर्फ फैक्टर इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम तो आती नहीं है नेशनल इनकम जीडीपी में। तो जितनी भी और ट्रांसफर इनकम है, जैसे कि सब्सिडी मिली थी हमें, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला था, या स्कॉलरशिप मिली थी, या गिफ्ट डोनेशन मिली थी, वो भी ले लोगे।
include the transfer income. That will be your personal income. Personal income बेसिकली ये बताता है कि हाउसहोल्ड्स का परचेजिंग पावर कितना है। जितना बड़ा पर्सनल इनकम आएगा मतलब उतना उनका परचेजिंग पावर है, उतना उनकी खरीदने की क्षमता है। लेकिन ये पूरा पर्सनल इनकम एक हाउसहोल्ड खर्च नहीं कर पाता, बिकॉज ये प्री टैक्स होता है, टैक्सेस माइनस करने के पहले होता है। इस पर्सनल इनकम में से कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं एक हाउसहोल्ड को, म्युनिसिपल टैक्सेस, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, इनकम टैक्सेस, अ लॉट ऑफ मेनी अदर काइंड ऑफ टैक्सेस। वो सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो बचता है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। मतलब वो अपनी इच्छा से जितना खर्च करना चाहे, जैसे खर्च करना चाहे वैसे कर सकता है। तो इसमें से वो कुछ करता है कंजम्पशन में खर्चा और कुछ करता है सेविंग्स। तो समझो पर्सनल इनकम आई 100 रुपए, तो 100 रुपए में से 10 रुपए देने पड़े टैक्स, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई 90। इस 90 में से उसने डिसाइड किया कि मैं करूंगा 60 कंज्यूम और 30 सेव। तो 60 प्लस 30 will also give you personal disposable income। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के दो सिंपल फॉर्मूलाज हो गए, एक पर्सनल इनकम में से टैक्सेस माइनस कर दो या फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड कर दो, तो आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। एंड पर्सनल इनकम क्या है? ये जितनी भी फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड्स को मिली, इसमें से सिर्फ हाउसहोल्ड्स की फैक्टर इनकम प्लस हाउसहोल्ड्स की जितनी भी ट्रांसफर इनकम उसे जोड़ दोगे तो टोटल पर्सनल इनकम मिल जाएगी। तो ये हमारे दो सिंपल रेसिडरी टर्म्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। दिस इज our whole coverage of all the terms that are related to GDP, national income, personal income and household disposable income. So that's it for this session. इस सेशन की जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कंप्लीट करने के बाद हमारा जो इस चैप्टर का एग्रीगेट आउटपुट वाला डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हमें एक रिलेशनशिप डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हमें इन छह के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी है, एक फंडामेंटल इक्वेशन बनानी है। ये जो गवर्नमेंट का होता है ये फिस्कल एरिया होता है, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होता है ये ट्रेड वाला एरिया होता है, जो फॉरेन ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस होता है, एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनके बीच में एक लिंक बनाएंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और फिर हमारा इस चैप्टर का जो पहला फेज है एग्रीगेट आउटपुट वो होगा। फिर हम प्राइसेस पे जाएंगे जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बातें करेंगे, और प्राइसेस को देख लेने के बाद हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं जो हमारा लास्ट थर्ड फेज ऑफ दिस सेशन होता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आप इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे तो एक फुल चार्ट फॉर्म में आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर्मूलाज ध्यान में रखना और समझना कि कैसे क्या चीज लिंक की हुई है। See you next time in the next session. Take care. Goodbye. Have a nice day.